यस। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एकदम नया नॉलेज है आप लोगों के लिए और आप इसे होप दैट यू विल एंजॉय लर्निंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट्स कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्लास 11 में भी आपने काफी कम पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। एक्चुअल में इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लास 11 में मिल चुका है, चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस। यदि किसी को ध्यान में हो तो रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के एंड में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल शेल के बारे में बताया गया था, राइट। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो बेसिकली मीनिंग क्या है, हम लोग इसमें क्या डील करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही सिंपल है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली एनर्जी का कन्वर्जन, है ना। अब कौन कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। आपके मोबाइल आपका काम करता है ना, तो उस टाइम बैटरी में जो केमिकल्स होते हैं, मोबाइल की जो बैटरी में केमिकल्स होते हैं, बेसिकली वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, उससे आपका मोबाइल रन करता है। ठीक है, तो एक तो हम लोग ये एनर्जी चेंज जो हो रहा है वो पढ़ेंगे। ये है आपका केमिकल एनर्जी का चेंज, किसमें, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो केमिकल्स होते हैं वो एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। देखो आपको करना कुछ ही नहीं होता, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है और वो ऑटोमेटिक अपने आप होती है और इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस होती है, मोबाइल को पावर मिलता रहता है। ठीक है, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, एक तो हम ये कन्वर्जन पढ़ेंगे। ओके, इसका रिवर्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिवर्स क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो कब होती है अभी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। देखो बेसिकली आप मोबाइल को चार्ज करते हो, ठीक है, मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपको प्लग करना पड़ता है, ओके, और उसको वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है तभी तो चार्ज होगा। वो जैसे आप वोल्टेज सप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई थी ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी, जो रिएक्शन हुई थी वो वापस रिवर्स रिएक्शन होती है। यानी कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हो चार्जर के थ्रू, उस इलेक्ट्रिसिटी वो तो कंज्यूम होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन पे केमिकल्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उस बैटरी में वो केमिकल्स ओरिजिनली प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनकी वजह से जो आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप मोबाइल यूज ले रहे होते हैं तब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, केमिकल्स रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये कन्वर्जन है केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? द फर्स्ट वन प्लीज, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। ओके, और ये जो आपके रिएक्शंस होती है ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल को स्विच ऑन करना है। यदि आपने ऑफ कर रखा है, पावर ऑफ कर रखा है ना, तो आपको केवल स्विच ऑन करना है, उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप ही होती है। देखो बैटरी अपने आप ही डिस्चार्ज होती रहती है, आपको कुछ करना नहीं है। तो दैट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जो रिवर्स रिएक्शन है, हमेशा ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, इसका मतलब जो केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, अब वो वहां है नहीं, अब वो वहां नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके आपस में रिएक्शन करा करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स थे उनको जनरेट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी बैटरी को, तो बैटरी को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो वो जो रिएक्शन होगी वो है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी खर्च होगी और केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि केमिकल्स यानी कि केमिकल एनर्जी,
केमिकल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वही केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो कन्वर्जन है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये दोनों ही टाइप के जो कन्वर्जन है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपके घर में इन्वर्टर है उसमें भी ये दोनों होते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल की बैटरी है उसमें भी ये दोनों होते हैं, है ना। आपका कोई भी चार्जेबल बैटरी है उसमें ये दोनों होते हैं। और जो आपकी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, ये वॉल क्लॉक होती है आपकी, ठीक है, उसमें हम लोग बैटरी रिप्लेस करते हैं ना, तो वो बैटरी नॉन रिचार्जेबल, यानी कि उसमें नंबर 1 प्रोसेस तो प्रोसीड होता है, जैसे ही आप सर्किट में कनेक्ट करेंगे नंबर 1 प्रोसेस प्रोसीड हो जाएगा। नंबर 1 कौन सा? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ही वो एक बार डिस्चार्ज होती है, अब आप उसको रीयूज नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बन गए, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन गए वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसमें आपका नंबर 1 प्रोसेस होता है। तो इन दोनों प्रोसेस की हम लोग बात करने वाले हैं। अब चलते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी है और देखते हैं एनसीईआरटी आखिर कहती क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। कुछ वहां है भी कि नहीं है, फटाफट हम चलते हैं। हमारे पास है एनसीईआरटी, हम आ गए हैं एनसीईआरटी के पास और आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सामने। और एक बहुत ही अच्छा कोटेशन देखो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड दैट कोटेशन आई थिंक यू कैन रीड इट। ये जो है, केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड, chemical reactions can be used to produce electrical energy, okay, and conversely electrical energy can be used to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously। यानी कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है उनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जिनसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हाफ कन्वर्जन हो गया, कौन सा? केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। बहुत सारे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, उनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमारी खर्च होती है और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो केमिकल एनर्जी हमें मिलती है, ओके। तो वहां पर वो कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देख लो भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको पता चली गया, मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंस इस बात का भी है कि ये जो बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे केमिकल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। बहुत सारे केमिकल्स हैं वो केवल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। और इफ यू रिमाइंड इट, क्लोरीन के जो मैंने आपको क्लोरीन हमने डिस्कस किया है, उसमें क्लोरीन के मैन्युफैक्चर का ये भी एक मेथड था बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। डू यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर दैट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्लोरीन? दैट वाज बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग क्लोरीन बनाते हैं, ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। हम डील करने वाले हैं करंट से और केमिकल से जो आपस में रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तो हुई एक बात, है ना। अब ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग इसका जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं आप लोग लिखते जाइए फटाफट। नंबर वन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये हमारा नंबर 1 है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कौन सा कन्वर्जन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लो भैया, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे हम कौन से में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू। ये वो सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। आपके ये जो जितने भी बैटरीज यूज लेते हो ना दीवार घड़ी में, आपके मोबाइल में, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सेकंड हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ओनली। ओके, तो ये हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का नॉलेज लेने के बाद में हम चलेंगे कहां पर, हम जो नंबर 1 है उसका रिवर्स प्रोसेस स्टडी करेंगे, है ना, और वो हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलाइसिस। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आप समझ गए, हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप समझते हो ना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड बाय रिएक्शन विद वाटर। थर्मोलाइसिस समझते हो ना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड बाय हीटिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ गए, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके यदि हम लोग किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये ये उन सेल्स को क्या बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इनमें प्रोसेस कौन सा होता है, इनमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो खर्च होती है और क्या प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल्स या फिर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के और हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। और नंबर 1 जरा बता दो मुझे खोल करके, क्या है नंबर 1 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फटाफट बताओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल, वेरी गुड, सेल्स। अब मुझे बता दो इसमें कौन सा कन्वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, कौन सा कन्वर्जन क्या कराने वाले हैं? प्रोडक्शन ऑफ केमिकल करेंगे या प्रोडक्शन, यस, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से केमिकल्स रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, बताना भाई। इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो बैटरी है, मोबाइल का बैटरी, दीवार घड़ी का बैटरी, वो किस तरह से आपस में उसमें जो केमिकल है वो रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, कैसे पावर जनरेट कर रहे हैं, जिससे आपका जो घड़ी है या कोई भी अप्लायंस है वो आपका काम करता है। ठीक है, उसको पावर कहाँ से मिलता है, पावर सप्लाई, वो हम सारी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मुझे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इनटू, द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, बता दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस यस यस, ये वो डिवाइस हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी, केमिकल्स में जो स्टोर होती है एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब सुन लो भाई, ये कैसे करते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये होती है थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का मीनिंग पता होना चाहिए, रेडॉक्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होता है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, कोई भी प्रोसेस जो क्या बोलते हैं, दैट प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, यानी कि वो अपने आप होता है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इनिशिएशन जरूर दे सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे ही आप केमिकल्स को कनेक्ट करेंगे, सर्किट कनेक्ट करेंगे, रिएक्शन अपने आप चालू हो जाएगी। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब तो आप जानते ही हो, रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब ये जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है ना, इसकी कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। कौन सी एनर्जी बताना जरा, गिब्स एनर्जी जिसको बोलते हैं, आजकल फ्री का यूज नहीं लेते हैं, गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप जरा सुन लो, समझ लो, लिख लो, कैसे भी कर लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट दे आर द डिवाइस
they are the device which converts chemical energy into electrical energy through spontaneous redox reaction, through spontaneous redox reaction। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख लो चाहो तो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल gives energy of spontaneous redox reaction, gives energy of spontaneous redox reaction converted to electrical work, converted to electrical work। ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो बेसिक है वो हमने डिस्कस कर दिया है ना। वापस बोल देता हूँ, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल gives energy of the spontaneous redox reaction is converted to electrical work। ठीक है, तो ये यहाँ पर गिब्स एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इसको हमें सही करना पड़ेगा, ये लो इलेक्ट्रिकल वर्क। इतना आपको समझ में आया बेसिस? आगे चलें। Have you mentioned all these things in your copy? Yes sir. Okay. Yes sir. किसी को भी देखो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट आए तो हमारी क्लास है ना, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो देयर, ओके, यू कैन यूज इट। ओके, यस। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो एक जनरल टर्म है, वो सारे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो हम एक पर्टिकुलर बेसिक टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल, ये बेचारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इनमें भी एक परफेक्ट एग्जांपल है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उन एग्जांपल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाता है। वो एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का या वोल्टेक सेल का जो एग्जांपल है, ठीक है, वो क्या है? वो है आपका डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल, ठीक है, वो आपका डेनियल सेल, ओके। ये थोड़ा सा डेनियल सेल, ओके। तो हम बेसिकली डेनियल सेल की बात करेंगे। अब समझ लो डेनियल सेल क्या है? एक गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। तो बेसिकली हम लोग सीरीज में चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में एग्जांपल किसका ले रहे हैं? डेनियल सेल का, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेनियल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो हमारा हेडिंग, छोटा सा हेडिंग, वो क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। लिख लो फटाफट, कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल। बात समझ में आई, है ना? इसका जो डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग हम लोग देखने वाले हैं, है ना। हम लोग हायरार्की क्या पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, ओके। जनरल कैटेगरी है आपकी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। और इसके बाद में हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं, वो है डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल में हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की और बात करेंगे इसकी फंक्शनिंग की, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब आप एक छोटी सी स्टोरी है ना, उस स्टोरी को सुनो और फिर हम आज की क्लास खत्म कर लेंगे। अब वो जो स्टोरी है वो डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में है। मैं जो बता रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनो आप लोग, है ना। और आप लोगों को वॉइस में डिस्टर्बेंस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? yes, ओके, वो बारिश की वजह से है ना, ज्यादा टेंशन मत लेना, ओके, यस। तो हम लोग चलते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारा डेनियल सेल, ओके। ये हमने थोड़ा सा स्पेस हमें लेना था, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज इट, यस। ये लो, ये सबसे पहले हमने दो कंपार्टमेंट बनाए। अब आप देखते जाओ हम कर क्या रहे हैं। हमने ये जो हमारा लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया और वो है आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ओके। ये हमने फिल किया, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है।
अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइट बोल करके क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जो राइट कंपार्टमेंट है उसमें हमने फिल किया है एक इलेक्ट्रोलाइट, और वो है हमारा CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ये भी क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने क्या किया, इसमें जो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोगों ने एक जिंक रोड, ये जिंक की रोड है। ठीक है, क्या है ये, जिंक रोड, ये हमने इसमें प्लेस की है। आप लोग एग्जाम डायग्राम है वो बनाते जाइए, जिंक रोड। ठीक है, इधर हमने इसमें जो हमारा कॉपर वाला है सॉल्यूशन CuSO4, उसमें हमने एक रोड प्लेस की है, वो हमारी है कॉपर रोड। ठीक है, हो गया। अब आप देखो क्या करेंगे हम लोगों ने एक वायर लिया और हम इस वायर से ये जो सर्किट है इसको हम लोग इस तरह से बना देंगे। ये देखो हमने बना दिया, और ये हमने की है, अभी की हमारी क्या है, ओपन है। ठीक है, हमने की को क्लोज नहीं किया, की हमारी ओपन है। ओके, अब एक चीज मुझे बताओ आप लोग, क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया क्या, इज इट कंप्लीटेड? नो सर नहीं है। ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, तो इस सर्किट को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, देखते जाओ आप लोग। इस सर्किट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये एक सोल्ट ब्रिज हम लोग यहाँ रखेंगे, और सोल्ट ब्रिज है क्या, बेसिकली इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ये देखो मैं सोल्ट ब्रिज प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ये देखो इन्वर्टेड है ना, जैसे उल्टा यू होता है ना, वैसे मैंने इसको प्लेस किया है। ठीक है, इसके दोनों जो एंड्स हैं वहां पर हमने कॉटन प्लग लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले कि हमने क्या लगाया है, कॉटन प्लग, ताकि इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन लेंगे ना उसकी डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो, मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं हो। और इसमें ये जो आपकी इन्वर्टेड यू ट्यूब है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। इसका नाम आपका सोल्ट ब्रिज है। ब्रिज तो आप लोग समझ ही गए ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रही है। सोल्ट क्यों भाई, क्योंकि हम इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का, एक सोल्ट का एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ पर फिल किया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, हमने यहाँ पर फिल किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गई सोल्ट का सॉल्यूशन है इसमें, और ब्रिज ये खुद है, तो हो गया सोल्ट ब्रिज। ओके, और कॉटन प्लग हमने लगा रखा है ताकि ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ मैकेनिकल डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो, है ना, लेकिन आयंस है वो ट्रांसफर होते रहे, मूवमेंट होता रहे। ठीक है, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं। ओके, ये हो गया, ये है इसका कंस्ट्रक्शन, ये इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा, इट इज रादर इजी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी फंक्शनिंग की। ओके, आपको इसके सारे कंपार्टमेंट समझ में आ गए, अब इसकी फंक्शनिंग की बात करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पर भी, उसको जरा ध्यान से सुनना। मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये जो हमारा सर्किट है, कहाँ है भाई सर्किट की, कहाँ है हमारी, ये हमारी जो की है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया कनेक्ट। जैसे ही ये की कनेक्ट होगी वैसे ही ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक रोड डिप्ड इन ZnSO4, कॉपर रोड डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, ओके, ये एक्टिव हो जाएंगे और आपस में रिएक्शन करेंगे। अब इनमें मुझे आप ये बताओ, हमेशा ध्यान रखना, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है या इलेक्ट्रॉन गेन करना, फटाफट बताओ मुझे। सर लूज करना होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब आपने यदि एक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा हो तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर, व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? सर कॉपर। कॉपर है। वेरी गुड, वापस पूछ रहा हूं मैं, है ना, और वापस पूछने का रीजन आप समझ गए ना, क्योंकि दो आंसर मिले हमें। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करो भाई, ज्यादा 11 वाला नहीं तो 10th वाला याद कर लो। सर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, सुन लो, जिंक है किससे, कॉपर से। कॉपर तो बेचारा बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है, जिंक रिएक्टिव मेटल है। तो अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हमेशा ध्यान रखना, याद नहीं है तो लिख लो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखो दोनों ही मेटल है, जिंक रोड और कॉपर रोड दोनों मेटल है, लेकिन इनमें से
जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी कम रिएक्टिविटी है उसको बेचारे को गेन करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि जिंक का होगा ऑक्सीडेशन। और अब आप देखो होगा क्या, ये जो कंपार्टमेंट है कौन सा, इस कंपार्टमेंट को क्या बोले भाई, लेफ्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, ये कंपार्टमेंट क्या हो गया भाई, राइट कंपार्टमेंट। ओके, तो लेफ्ट कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन हुई, लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक हमने लिखा, जिंक सॉलिड रोड है और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ओके, ये लो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो आयन कहाँ चला गया, एक्वस में, और इसने ये रिलीज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो भाई यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऑक्सीडेशन हो गया लेफ्ट कंपार्टमेंट में। अब एक चीज आप समझ लो, है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिलता रहे। ओके, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब एक बात समझ लो, देखो मैं वापस जिंक रोड पे मेरा कर्सर है, देख लो जिंक रोड से क्या होगा, ये जो Zn2+ है ये टूट टूट करके कहाँ आते जाएंगे, सॉल्यूशन में। ये लो Zn2+ आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, टूट करके एक्वस फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पर रोड पे आ जाएंगे, आ गए ना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो Zn रोड है इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि इस रोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस रोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, आगे सर्किट से आगे जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए कहाँ पर, कॉपर रोड में। जैसे ही कॉपर रोड में आएंगे कॉपर इनका वेलकम करेगा, और कॉपर क्या करेगा, इनको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, और एक्सेप्ट करके आपका सॉल्यूशन में Cu2+ है कि नहीं है, बताओ, CuSO4 का सॉल्यूशन है ना, ये बताओ जरा। यस सर। तो ये जो Cu2+ है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन Zn रोड से चल करके इधर आ रहे थे सर्किट के थ्रू, वो यहाँ यूज हो जाएंगे, कॉपर उनको यूज करेगा। और जो Cu2+, ध्यान से देखो मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो एक्वस फेज में है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और Cu सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो इस रोड पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर का रिडक्शन। बात समझ में आ गई। तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी थी, जिंक की थी, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, उसका रिडक्शन हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो राइट साइड वाला कंपार्टमेंट है कॉपर रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जो चार्ज है वो मैंने बता दिया। अब एक बात सुन लो, IUPAC वाले ने कह दिया, IUPAC वालों ने, कि भाई जिस इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज आता है उसको हम एनोड बोलते हैं, चाहे वहां पर ऑक्सीडेशन हो, चाहे चार्ज से कोई लेने देना नहीं है इसका। वापस मैं मेरे वर्ड्स वापस लेता हूं, वापस सुनना कॉन्सेप्ट को। IUPAC वाले क्या कह के चले गए, IUPAC वाले कह के चले गए कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। यानी कि मैंने चार्ज वाला जो स्टेटमेंट है वापस क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रोड की नेचर का चार्ज से कोई रिलेशन नहीं होता है। सुन लो अच्छे से, इलेक्ट्रोड की नेचर का चार्ज से कोई रिलेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रोड की नेचर का वहां पर जो फिनोमिना हो रहा है उससे रिलेशन होता है। इफ इट इज ऑक्सीडेशन then the electrode will be defaultly designated as anode. If it is reduction, then the electrode will be designated or named defaultly, default use कर रहा हूं मैं, है ना, as cathode। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, सेल कभी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं और राइट साइड में हमेशा कैथोड का। अब बात करते हैं आगे हम बात करते हैं क्या क्या हुआ। ये जो रिएक्शन होती है एनोडिक कंपार्टमेंट में, जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं एनोडिक हाफ रिएक्शन। कौन सी, एनोडिक हाफ रिएक्शन। ये हाफ रिएक्शन है, ये होती है कैथोडिक रिएक्शन इसको बोलते हैं, और ये भी हाफ रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन है ना भाई, है ना, कैथोडिक रिएक्शन है ये, और ये भी एक हाफ रिएक्शन है। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन है क्योंकि इन दोनों को मिलाने से
फुल सेल जो नेट सेल रिएक्शन है वो इन दोनों को मिलाने से बनेगी। तो ये आपकी एनोडिक रिएक्शन है, इसको भी एनोडिक रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और वो भी आपका कैथोडिक रिएक्शन है जहां पर रिडक्शन हो रहा है, और वो भी आपकी हाफ सेल रिएक्शन है। अब जो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, सुन लो जरा। हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करने से नेट सेल रिएक्शन बनेगी। आप कहोगे सर ऐड करना तो बहुत इजी है, तो हम भी वही काम कर रहे हैं। ये लो, आपने ZnS और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ था, Zn2+ आपका एक्वस में, ठीक है, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और हमने दूसरी रिएक्शन रखी यहाँ पर Cu2+, ये आपका एक्वस में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बन गया आपका Cu सॉलिड, ठीक है। अब हमें करना है इन दोनों रिएक्शंस का एडिशन, इसका एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस का एडिशन। देख लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्रोडक्ट साइड में है, इधर रिएक्टेंट साइड में है, ये कट गए, बाकी को आप एज इट इज लिख दोगे। Zn आपका सॉलिड है प्लस आपका Cu2+ आपका एक्वस हो गया, ओके। प्रोडक्ट साइड में क्या आ जाएगा, Zn2+ एक्वस है और आपका Cu सॉलिड है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? नेट सेल रिएक्शन कैसे आती है, समझ में आ गया? दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है, एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते हैं, काट देते हैं, या नंबर इंक्रीज या बैलेंसिंग कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है, ओके। सर वो ये सॉल्ट तो ब्रिज क्या कर रहा है? हाँ हाँ, वो सेपरेट टॉपिक है, वो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, है ना, जाहिर सी बात है, वो ब्रिज का काम कर रहा है, और उसमें जो सोल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम कल बात करेंगे। आज हम इतनी बात कर पाएंगे कि ये हुआ इसका फंक्शनिंग। अब देखो कोई बड़ी मजेदार बात है, इस सेल में आपने अभी तक क्या सीखा है, कंस्ट्रक्शन सीख लिया, एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं, ये आपने सीख लिया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो इस सेल में होते हैं, कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया वो हम एक एक करके लिखते जाते हैं, आप लोगों को भी समझ में आता जाएगा। सबसे पहले तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो IUPAC वालों ने देके चले गए बेचारे हमारी सुविधा के लिए, और वो है आपका LAON। ये ट्रिक है, एक ये ट्रिक है ना। आपको लॉइन की स्पेलिंग आती है ना, उसमें आप आई की जगह क्या क्या लिखेंगे, बताना जरा। ए लिखेंगे आप। अब हमेशा ध्यान रखना, IUPAC क्या कह के चली गई, लेफ्ट में आपका हमेशा ही एनोड होता है, और एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है, और उस पे हमेशा ही निगेटिव चार्ज होता है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे एनोड का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया। हाँ भाई, कर तो दिया। तो ये जो ट्रिक है ये है आपकी केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल के लिए, 4 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके लिए तो ये ट्रिक सही है। और आप यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो वहां पर चार्ज दूसरा हो जाता है, वहां पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। इसीलिए यदि कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि इलेक्ट्रोड की नेचर का चार्ज से लेना देना नहीं होता, उसका फिनोमिना से लेना देना होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, ठीक है। और ट्रिक की बात करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये ट्रिक है कि लेफ्ट में आप चाहे आप सेल का नोटेशन लिख रहे हैं, चाहे सेल को ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट में हमेशा एनोड होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बताना जरा, बोल भी दो। निगेटिव। अब स्टोरी का सेकंड हाफ है ना, बहुत छोटा सा है, और 5 मिनट और लूंगा आप लोगों के। अब देखो भाई, इधर था आपका एनोड, है ना, बड़ी मजेदार स्टोरी है ये, और इधर था आपका कैथोड, ठीक है ना। अब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे क्या, बताना जरा। यस, तो इलेक्ट्रॉन जा तो रहे थे, तो हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, एनोड टू कैथोड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, करंट फ्लो की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना मैंने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन थी, और ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है, कैथोड टू एनोड। बात आपको समझ में आई? ये सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से LAON, आपका जो LAON है, लोइन को हमने LAON कर दिया, वो आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट है, किसी ने कह दिया भाई जो Zn रोड है उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होना चाहिए बताओ, Zn रोड का मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा सर, डिक्रीज। यस, Zn तो बेचारा टूट करके सॉल्यूशन में आएगा ना, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और मास ऑफ
और कॉपर रोड का क्या PU होगा, वाली का ये इंक्रीज होता चला जाएगा। यस, ये आपने ऑब्जर्वेशन सही बताया एकदम। अब कोई यदि आपको 4th पॉइंट में ये कहे कि भाई CuSO4 सॉरी ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो बात सही है क्या? ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होगी क्योंकि उसमें से Zn2 प्लस सोल्यूशन में आ रहा है, तो ओवरऑल ZnSO4 कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन इंक्रीजेस, और आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 जो आपने सोल्यूशन लिया है किधर, कैथोड में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी डिक्रीजेस, क्योंकि Cu कहाँ चला जा रहा है, वो बेचारा उसमें चला गया, किसमें, सोल्ट ब्रिज में चला गया, यानी कि वो एक अच्छा Cu2 प्लस तो वहां डिपोजिट हो गया, ठीक है, रोड पे। तो CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इंक्रीज होगी, ये अगला ऑब्जर्वेशन है। अब एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट कैरियर, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर। अब कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है भाई बताओ, कैरियर्स ऑफ करंट? सर आयंस होते हैं। यस, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग आंसर। आयंस होते तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, हाँ सर, है ना? इलेक्ट्रॉन। तो अब देख लो जरा, ये आपका जो आउटर सर्किट है, आउटर सर्किट का मतलब आपका ये जो मैंने वायर से कनेक्ट किया है, ये आउटर सर्किट है, ठीक है। आउटर सर्किट में करंट कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आपका जो इनर सर्किट कौन सा है, सोल्ट ब्रिज के थ्रू जो कनेक्टेड है, ये जो सर्किट है ये इनर सर्किट है, तो उसमें आयंस करंट कैरियर्स होते हैं, इसलिए आप यहां लिख लो इन द एक्सटर्नल सर्किट या आउटर सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। फटाफट भाई इसको खत्म करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इनर सर्किट में कौन है, इनर सर्किट में कौन से हैं, आयंस थ्रू सोल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस थे। अब आपको होप दैट आपने क्या क्या सीखा, फटाफट मैं समराइज कर देता हूं, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पार्ट समझ चुके हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद में 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोकेमिकल से। इलेक्ट्रोकेमिकल हमें पता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। रिएक्शन कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसकी कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, गिब्स एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल वर्क में, ये हमने सीखा। उसके बाद में हमने गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लिया, डेनियल सेल, उसका कंस्ट्रक्शन किया। एनोड कहाँ होगा, कैथोड कहाँ होगा, एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसका है, रोड किसकी है, सोल्ट ब्रिज में क्या है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। फिर हमने देखा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, दोनों सेल्स को ऐड कर दिया, वो हमारा बन गया नेट सेल रिएक्शन। ये जो नेट सेल रिएक्शन है, मैं बता दूं, यही वो रेडॉक्स रिएक्शन है, यही वो रेडॉक्स रिएक्शन है जिसकी गिब्स एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस इज दैट रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ दिस डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपको पता है LAON की ट्रिक है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनोड टू कैथोड, और करंट फ्लो उसके ऑपोजिट होता है। जिंक रोड कॉपर रोड का क्या हो रहा है, मास का, सॉल्यूशंस का क्या हो रहा है, और सर्किट करंट कैरियर्स एक्सटर्नल सर्किट में और इनर सर्किट में कौन है। कल हम बात करेंगे सोल्ट ब्रिज के फंक्शंस की और उसके रोल की। आज के लिए इतना ही, एंड होप दैट you are enjoying to